नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में महिलाओं के लिए शुरू होगी मैया बलवान योजना, 30 लाख को होगा फायदा। हेमंत सरकार मैया सम्मान योजना की लाभुक महिलाओं को अब आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक नई योजना मैया बलवान की शुरुआत करने जा रही है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को उद्यमी बनाना है। योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़े मैया योजना की करीब 25 से 30 लाख लाभुक महिलाओं को आजीविका के विभिन्न स्रोतों से जोड़ा जाएगा। इन महिलाओं को स्वरोजगार का अवसर देते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मानना है कि मैया की राशि का उपयोग महिलाएं अपने और परिवार के सर्वांगीण विकास में लगाएं और इसमें पड़ने वाली अतिरिक्त राशि की आवश्यकता को सरकार पूरा करेगी। सरकार की मंशा है कि मैया सम्मान योजना की मासिक 2500 रुपए की सहायता केवल बैंकों में न पड़ी रहे, बल्कि इसका उपयोग महिलाएं अपने व्यवसाय खड़े करने में करें। इसके लिए राज्य सरकार चल रही जोहार योजना के तहत राशि उपलब्ध कराएगी। महिलाओं को स्टार्टअप पूंजी और अन्य वित्तीय संसाधनों की कमी नहीं होने दी जाएगी। वह अपना दुकान खोले या मुर्गी पालन करे, छोटी गाड़ी या ट्रैक्टर खरीदे, इसमें सरकार साथ देगी। ग्रामीण विकास विभाग की मदद से योजना को जमीन पर उतारा जाएगा। बता दें कि झारखंड में इस समय करीब 32 लाख महिलाएं SHG से जुड़ी हुई हैं। मैया योजना के तहत 53 लाख महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मानना है कि अगर मैया की राशि बैंकों में निष्क्रिय पड़ी रही तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था नहीं चलेगी। महिलाओं में उद्यमशीलता विकसित करनी होगी। सरकार इसमें ग्रोथ इंजन की भूमिका निभाएगी। सरकार महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों को पलाश ब्रांड समेत अन्य बाजार से जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। रांची में सरकारी स्कूल का भवन गिरा, अंदर सो रहे एक व्यक्ति की मौत, 4 घायल। राजधानी रांची के सुखदेव नगर इलाके में स्थित एक जर्जर सरकारी स्कूल का भवन गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग घायल हो गए हैं। भवन जर्जर हो जाने की वजह से भवन में बच्चों की पढ़ाई नहीं होती थी, लेकिन कुछ लोग रात के समय भवन के अंदर सोया करते थे। सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के पिस्का मोड़ टांगरा टोले स्थित एक पुराने स्कूल का एक हिस्सा शुक्रवार की सुबह तेज आवाज के साथ ध्वस्त हो गया। स्कूल की इमारत पूरी तरह से जर्जर हो चुकी थी। इस वजह से वहां पढ़ाई नहीं होती थी, लेकिन रात के समय सड़क पर फेरी का काम करने वाले कुछ लोग भवन के अंदर सोया करते थे। गुरुवार की रात स्कूल के भवन के अंदर 5 से 6 लोग सोए हुए थे। इसी दौरान स्कूल के भवन गिर गया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई है, जबकि 4 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। चारों घायलों को पुलिस की मदद से बाहर निकालकर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। घटना को लेकर सुखदेव नगर थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि स्कूल की भवन को जर्जर घोषित कर दिया गया था, इसलिए उस भवन में पढ़ाई नहीं होती थी, लेकिन आसपास के लोग वहां रात में सोया करते थे। थाना प्रभारी ने कहा कि भवन के अंदर सोए हुए लोगों में से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। उन्होंने कहा कि घायलों को मौके पर अस्पताल भेजा गया है। राज्य में हो रहा अवैध बालू खनन, विधायक अमित महतो ने की छापेमारी, कई गाड़ियों को किया पुलिस के हवाले। दिल्ली से जीएमएम के विधायक अमित महतो कल देर रात से आंदोलन पर हैं। सिल्ली विधानसभा के राहे थाना क्षेत्र के बालू घाट पर वो अपने दलबल के साथ अवैध बालू खनन का आरोप लगाकर वो घाट पर ही बैठ गए। जब पुलिसकर्मी उन्हें समझाने पहुंचे तो उन्होंने स्थानीय पुलिसकर्मी और प्रशासन के मिली भगत का आरोप लगाते हुए आग बबूला हो गए। विधायक को गुस्सा होता देख पुलिस ने उन्हें आश्वस्त किया कि बालू तस्करों पर कार्रवाई होगी। विधायक के लोगों ने एक हाईवा और 8 सदस्य ट्रैक्टर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। अब पुलिस स्थानीय सीओ का इंतजार कर रही है ताकि इस अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों पर मामला दर्ज किया जा सके। जानकारी के मुताबिक एक हाईवा, एक टर्बो, एक बालू लदा ट्रैक्टर, एक खाली ट्रैक्टर, मेटल, एक जेसीबी मशीन जब्त किया गया है। इस दौरान विधायक अमित महतो ने कहा कि बीती रात को सूचना मिली थी कि अवैध तरीके से बालू का उठाव हो रहा है, जिसके बाद हम पहुंचे। 8 से 9 गाड़ियों को पकड़ा गया है, कुछ गाड़ियों को थाना पहुंचाया गया। बालू माफियाओं का मनोबल बढ़ गया है, वो मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। आप सबको पता होगा कि एनजीटी का आदेश है कि 15 अक्टूबर तक बालू का उठाव नहीं होना है। इसके बावजूद भी ये मनमानी कर रहे हैं। माफियाओं पर कैसे शिकंजा कसा जाए, इसके लिए हम तत्पर हैं। पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास करेगी कि ये किसकी गाड़ियां हैं। झारखंड में बारिश का येलो अलर्ट, 21 जुलाई तक कुछ जगहों पर गर्जन के साथ हो सकती है बरसात। सर्वाधिक बारिश हुई हंटरगंज में। मानसून ने इस बार झारखंड में खूब बारिश कराई है। मौसम विज्ञान विभाग ने 21 जुलाई तक झारखंड के सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान राज्य के कुछ स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। कई जिलों में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क और सावधान रहने की अपील की है। वहीं पिछले 24 घंटे में राज्य में कई स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है, जबकि कहीं कहीं पर भारी से बहुत भारी बारिश भी दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा बारिश 132 मिलीमीटर हंटरगंज में दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। इसके बाद अगले 3 दिनों के दौरान इसमें कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। राज्य में मानसून सामान्य रहा। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस सरायकेला में, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस लातेहार में दर्ज किया गया।
जेएसएससी ने भाषा विषय का परिणाम जारी किया। 1632 अभ्यर्थी अल्पसूचीबद्ध। 23 से 25 जुलाई तक प्रमाण पत्र सत्यापन। जेएसएससी ने झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के तहत स्नातक प्रशिक्षक सहायक आचार्य के भाषा विषय का परिणाम गुरुवार को जारी कर दिया है। आयोग द्वारा जारी सूची में 1632 अभ्यर्थियों को अल्प सूचीबद्ध किया गया है, जिन्हें आगामी 23 से 25 जुलाई 2025 तक रांची के नामकुम स्थित आयोग कार्यालय में दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया है। प्रमाण पत्र जांच प्रक्रिया 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। आयोग ने स्पष्ट किया कि दस्तावेज जांच के लिए बुलाया जाना अंतिम चयन नहीं है, यह चयन प्रक्रिया का एक हिस्सा मात्र है। अभ्यर्थियों को जांच के दिन अपने साथ निम्नलिखित दस्तावेज लाने होंगे: आवेदन पत्र में दी गई प्रविष्टियों से संबंधित मूल प्रमाण पत्र, प्रत्येक प्रमाण पत्र की एक स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति, हाल में खींचा गया पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो। सभी अभ्यर्थियों को जांच प्रारंभ होने से 1 घंटा पहले जांच स्थल पर उपस्थित होना अनिवार्य है। जो अभ्यर्थी किसी वजह से 23 से 25 जुलाई के बीच आयोजित दस्तावेज सत्यापन में शामिल नहीं हो सकेंगे, उन्हें 2 अगस्त 2025 को अंतिम अवसर दिया जाएगा। चक्रधरपुर में पुरानी रंजिश में लाठी डंडे से पीटकर व्यक्ति की हत्या। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर प्रखंड में पुरानी रंजिश को लेकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। यह घटना गुरुवार देर शाम टोकलो थाना क्षेत्र की सुरबुड़ा पंचायत के मंगलपाट गांव में घटी है। मृतक की पहचान तोयरापाट टोला निवासी सोमा केराई के रूप में की गई है। पुलिस ने शव को चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल के शीतगृह में रखवाया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि सोमा केराई गुरुवार देर शाम अपनी साइकिल से घर जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से कुछ लोगों ने उनके सिर पर डंडे से हमला किया। इससे सोमा केराई जमीन पर गिर गई। इसके बाद अपराधियों ने सोमा केराई को लाठी डंडे से खूब पीटा, जिससे उनकी मौत हो गई। वही घटना को अंजाम देने वाले सभी मौके से फरार हो गए। इधर घटना की सूचना पर देर शाम टोकलो थाना प्रभारी परमेश्वर उरांव दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंचा। शव को उठाकर अनुमंडल अस्पताल लाया गया। इसके बाद शव को चक्रधरपुर के रेलवे अस्पताल के शीतगृह में रखा गया है। लोहरदगा के आदिवासी समाजसेवी बिंदेश्वर उरांव को राष्ट्रपति से मिलने का मिला आमंत्रण। लोहरदगा क्षेत्रवासियों के लिए गर्व का क्षण तब आया जब क्षेत्र के समाजसेवी एवं भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश महामंत्री बिंदेश्वर उरांव को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में मुलाकात के लिए 21 जुलाई 2025 को औपचारिक आमंत्रण प्राप्त हुआ है। यह अवसर न केवल बिंदेश्वर उरांव के लिए सम्मान की बात है, बल्कि पूरे क्षेत्र विशेषकर झारखंड के आदिवासी और ग्रामीण जनता के लिए भी अभूतपूर्व गौरव का विषय है। इस ऐतिहासिक मुलाकात के दौरान बिंदेश्वर उरांव आदिवासी समाज, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रपति के समक्ष रखेंगे। बिंदेश्वर उरांव ने बताया कि यह मुलाकात मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे क्षेत्र की जनभावनाओं की अभिव्यक्ति होगी। राष्ट्रपति स्वयं झारखंड के पड़ोसी राज्य उड़ीसा की पुत्री हैं। ऐसे में उनसे मिलने और अपनी बात रखने का अवसर मेरे जीवन का अमूल्य क्षण होगा। इस आमंत्रण को लेकर क्षेत्र में हर्ष और गर्व का माहौल है। पश्चिम बंगाल में ट्रेन की चपेट में आकर 3 हाथियों की मौत। पश्चिम बंगाल के बास्तोला से दर्दनाक खबर सामने आ रही है, जहां 3 हाथी ट्रेन की चपेट में आ गए। इस बड़ी घटना में तीनों हाथियों के मौके पर दर्दनाक मौत हो गई है। मृत हाथियों में एक वयस्क और 2 बच्चे शामिल हैं। घटना को लेकर मिली जानकारी के अनुसार पूर्वी सिंहभूम जिले के चकुलिया वन क्षेत्र से सटे पश्चिम बंगाल के बस्तोला रेलवे स्टेशन के पास बीती रात रेलवे लाइन पार करते समय 3 हाथी ट्रेन की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। इस दर्दनाक घटना के बाद झुंड में शामिल 4 अन्य हाथी भी क्षेत्र के आसपास डेरा डाले हुए हैं। साथ ही अपने झुंड के साथी हाथियों के मौत से काफी आक्रोशित है। झुंड के अन्य हाथी रेलवे ट्रैक पर बार बार पहुंच रहे हैं, जिससे आसपास पूरी तरह अफरा तफरी का माहौल है। ये 4 हाथी अपने साथी हाथी के मौत का विलाप मना रहे हैं और इनकी दहाड़ से पूरे क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ है। घटना के संबंध में स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार बीती देर रात 7 हाथियों का एक झुंड रेलवे लाइन पार कर रहा था। इसी दौरान अचानक एक ट्रेन आ गई, जिससे यह बड़ा हादसा हो गया। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना 3300 करोड़ रुपए की परियोजना को मिली है मंजूरी, पर काम धीमा। झारखंड में ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण व सुदृढ़ीकरण कार्य में 3300 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च की जा रही है। इसमें मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से लगभग 2355 करोड़ की योजना पर काम चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सरकार ने बड़े पैमाने पर सड़क निर्माण को मंजूरी दी है, लेकिन स्थिति यह है कि अब भी विगत वित्तीय वर्ष की स्वीकृत परियोजना पर काम तेजी से प्रारंभ नहीं हो सका है। कुल स्वीकृत योजना से काफी कम परियोजना पूरी की जा सकी है। मिली जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में 933 योजनाएं ली गई थी, जिसके विरुद्ध 2355 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई थी। इंजीनियरों ने बताया कि इनमें से सिर्फ अभी 25 से 26 सड़क परियोजना पर ही काम प्रारंभ हो पाया है। झारखंड में बड़े पैमाने पर जर्जर सड़कों को दुरुस्त किए जाने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम सुदृढ़ीकरण योजना प्रारंभ की गई है। इसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 में 76 पैकेज में सड़क सुदृढ़ीकरण की योजना मंजूर की गई है, जिसके लिए 927 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। इनमें भी 2 पैकेज ही पूर्ण हो पाए हैं। राज्य सरकार ने इन सड़कों के निर्माण की मंजूरी दी है।
स्कूल भवन के गिरने से हताहत लोगों को मुआवजा देने के लिए डीसी का निर्देश, साथ ही जर्जर भवन होगा ध्वस्त। सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में पूर्व में बंद घोषित स्कूल भवन गिरने के बाद डीसी मंजुनाथ भंजत्री ने हादसे में मृत व्यक्ति के आश्रित एवं घायलों को नियमानुसार उचित मुआवजा देने का निर्देश संबंधित सीईओ को दिया है। साथ ही उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से जर्जर स्कूल भवन को पूरी तरह से ध्वस्त करने को कहा। जिला प्रशासन ने स्थानीय निवासियों से अपील की है कि सुरक्षा की दृष्टि से विद्यालय भवन परिसर में प्रवेश नहीं करें। बताया जा रहा है कि साल 2018 में ही राज्य सरकार की स्कूल जर्जर नीति के तहत इस स्कूल को बंद किया गया था। स्कूल में अध्ययनरत छात्रों को अन्य निकटवर्ती स्कूलों में स्थानांतरित किया गया था। तभी से विद्यालय भवन निष्क्रिय था और कक्षाओं में ताले लगे हुए थे। बस घर की दीवार तोड़ते हुए रसोई घर में घुसी, खाना बना रही महिलाओं ने भागकर बचाई जान। घर क्षतिग्रस्त, चालक खलासी फरार। कोडरमा के सतगावा थाना क्षेत्र के कलिडिया कहलकुशा में बीती रात एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस मधुसूदन यादव के घर की बाहरी दीवार तोड़ते हुए रसोई तक पहुंच गई। घटना के समय रसोई में महिलाएं खाना बना रही थीं। जोरदार आवाज सुनकर वे भाग निकले। मां जानकी बस रोज सुबह सतगावा के बासोडिया से नवादा जाती है, रात को नवादा से बासोडिया लौटती है। थाना प्रभारी सौरभ शर्मा के अनुसार चालक और आमतौर पर बस को बासोडिया स्थित पेट्रोल पंप पर खड़े करता है। संभवतः घटना के समय भी वह वहीं जा रहा था। दुर्घटना में मधुसूदन यादव का घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। रसोई में रखा अनाज और बर्तन पूरी तरह बर्बाद हो गए। घटना के बाद चालक और खलासी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने बस मालिक को सूचित कर दिया है। मधुसूदन यादव ने नुकसान की भरपाई के लिए बस मालिक से मुआवजे की मांग की है। सरकारी स्कूल के बच्चे बोलेंगे फराटेदार इंग्लिश, शिक्षकों को किया जा रहा प्रशिक्षित। झारखंड सरकार अब सरकारी स्कूलों के बच्चों को फराटेदार अंग्रेजी बोलने के लिए तैयार कर रही है। हजारीबाग के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में शिक्षकों को अंग्रेजी बोलने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह पहल राज्य सरकार के अंग्रेजी शिक्षा को लेकर उठाए गए बड़े कदमों का हिस्सा है। हजारीबाग के डाइट में हाई स्कूल और +2 के शिक्षकों के लिए 7 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षकों को अंग्रेजी बोलने में दक्ष बनाना है, ताकि वे बच्चों को अधिक प्रभावी तरीके से अंग्रेजी पढ़ा सकें। प्रशिक्षण का उद्देश्य न केवल शिक्षकों को इंग्लिश बोलने में निपुण बनाना है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि बच्चों को अंग्रेजी की पढ़ाई एक अच्छे माहौल में दी जा सके। राज्य सरकार का मानना है कि सरकारी स्कूलों में इंग्लिश की गुणवत्ता को सुधारने से छात्रों का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। गढ़वा में ममेरे भाई बहन के सांप के डसने से मौत, जमीन पर सोए थे दोनों बच्चे। एक दिन पहले भी घर में आया था सांप। गढ़वा में गुरुवार की रात जहरीले सांप के डसने से 2 बच्चों की मौत हो गई। घटना धुरकी थाना क्षेत्र के गनियारी कला उर्फ फाटपानी कोरहटी टोला की है। दोनों बच्चे आपस में ममेरे भाई बहन थे। घटना के वक्त घर में कोई भी बड़ा व्यक्ति नहीं था। मृतकों में नरेश भूइया के पुत्र कृष्ण कुमार और अखिलेश भूइया की बेटी बीनू कुमारी शामिल है। बुधवार को दिन में भी घर में एक सांप निकला था, जिसे परिजनों ने मार डाला था। गुरुवार को कृष्ण और बीनू रात में खाना खाकर जमीन पर सोए हुए थे। साथ में 2 बच्चे चारपाई पर सोए थे। जमीन पर सोए बच्चे जब सुबह होने पर नींद से नहीं जागे तो चारपाई पर सोए बच्चे ने उन्हें उठाने का प्रयास किया, पर कृष्ण और बीनू नहीं उठे। बोकारो के प्रवासी मजदूर की पुणे में मौत, आज गांव लाया गया शव। बोकारो के गोमिया प्रखंड के खमरा पंचायत अंतर्गत कर्माटांड गांव के एक प्रवासी मजदूर की पुणे में मौत हो गई है। मजदूर की पहचान 52 वर्षीय निरंजन हेम्ब्रम उर्फ बबलू हेम्ब्रम के रूप में की गई। वह पुणे में मसाला पैकिंग कंपनी में काम करते थे। बुधवार को इलाज के दौरान निरंजन की मौत हो गई, जिसके बाद उनका शव गोमिया लाया गया। मृतक की बेटी नैन्सी हेम्ब्रम ने बताया कि मंगलवार को परिवार को सूचना मिली थी कि उनके पिता को सीने में तेज दर्द हुआ है। आनन फानन में उन्हें पुणे के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, मगर बुधवार को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इधर निरंजन का इकलौता बेटा अभिषेक हेम्ब्रम एक दिन पहले ही रोजगार की तलाश में पाकुड़ गया था। मौत की खबर मिलते ही तुरंत घर लौट आया। शुक्रवार सुबह शव गांव पहुंचा है। गोलमिया बीडीओ महादेव कुमार महतो ने कहा कि अगर मृतक श्रम विभाग में पंजीकृत थे तो विभागीय नियमों के तहत मुआवजे की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। धनबाद सांसद को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने खारिज की ढुलू महतो की संपत्ति जांच वाली जनहित याचिका। धनबाद सांसद ढुलू महतो की आय से अधिक संपत्ति की जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने धनबाद सांसद को बड़ी राहत देते हुए उनकी संपत्ति की जांच की मांग वाली PIL को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इस जनहित याचिका को सुनवाई योग्य नहीं माना। पूर्व में सभी पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले में फैसला सुनाया है। मामले में राज्य प्रार्थी सोमनाथ चटर्जी ने ढुल्लू महतो की आय से ज्यादा संपत्ति की जांच CBI, ED, आयकर विभाग और राज्य पुलिस की SIT से कराने का आग्रह किया था। अबुआ साथी सेवा 3 दिनों के लिए बंद, DC मंजुनाथ भंजत्री ने बताई वजह।
झारखंड में आम लोगों की शिकायत के लिए जिला प्रशासन द्वारा अबुआ साथी सेवा शुरू की गई है, लेकिन यह सेवा 3 दिनों तक बंद रहने वाली है। इसकी जानकारी रांची डीसी मंजुनाथ भंजत्री ने दी। अबुआ साथी को तकनीकी रूप से अधिक सशक्त और प्रभावी बनाने के लिए अपग्रेड किया जा रहा है, इसलिए यह सेवा 17 जुलाई की रात 10 बजे से बंद हो गई है। हालांकि लोग अपनी शिकायत जिला प्रशासन के वैकल्पिक ईमेल ID dc@degsranchi.in पर कर सकते हैं। उपायुक्त मंजुनाथ भंजत्री ने बताया कि अबुआ साथी को और अधिक यूजर फ्रेंडली, पारदर्शी और तेज बनाया जा रहा है ताकि शिकायत निवारण प्रक्रिया में और सुधार हो सके। अपग्रेडेशन के बाद सेवा पहले की तुलना में अधिक प्रभावी और सुविधाजनक होगी। रांची डीसी ने कहा, जिला प्रशासन आम नागरिकों से अपील करता है कि वे इस दौरान धैर्य बनाए रखें और वैकल्पिक ईमेल व्यवस्था का उपयोग करें। रांची में 20 जुलाई को 2 बड़ी परीक्षा केंद्रों के पास निषेधाज्ञा लागू। रांची में 20 जुलाई को आयोजित 2 महत्वपूर्ण परीक्षाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। शहर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षा के दिन यदि कोई भी व्यक्ति कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दिन झारखंड हाईकोर्ट में असिस्टेंट पद के लिए लिखित परीक्षा और UPSC की संयुक्त चिकित्सक सेवा परीक्षा आयोजित की जाएगी। हाईकोर्ट की परीक्षा सुबह 7:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक चलेगी, जबकि UPSC CMS परीक्षा सुबह 6:30 बजे से शुरू होकर शाम 7 बजे तक चलेगी। परीक्षा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातें: 4 या अधिक लोगों का किसी एक स्थान पर एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा। हथियार, लाठी, डंडा, विस्फोटक या किसी भी प्रकार की घातक वस्तु लेकर चलने पर रोक लगी रहेगी। परीक्षा केंद्रों के आसपास लाउड स्पीकर, माइक आदि के प्रयोग की अनुमति नहीं होगी। किसी भी तरह की सभा, रैली या प्रदर्शन पूरी तरह से वर्जित रहेंगे। बच्चे को सर्दी होने पर माता पिता ने राहत के लिए नाक में डाला कपूर, दम घुटने से मौत। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। यहाँ वल्लभन नगर इलाके में रहने वाले देवनाथन की 8 महीने की बच्ची की मौत उस समय हो गई जब उसके माता पिता ने सर्दी जुकाम में राहत दिलाने के लिए उसकी नाक पर बाम और कपूर रगड़ा। कुछ ही देर में बच्ची को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। घबराए माता पिता उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गए, जहां बच्ची को ICU में भर्ती किया गया, लेकिन गुरुवार सुबह उसकी मौत हो गई है। इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और बच्ची के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। अधिकारियों ने कहा कि असल वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही साफ हो सकेगी कि मौत सर्दी जुकाम से हुई या कपूर के कारण दम घुटने से। आवास बोर्ड, दिव्यांगों को आवंटन में मिलेगा 5% क्षैतिज आरक्षण। दिव्यांगजनों को झारखंड में आवास दुकान आवंटन में 5% तक क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। राज्य सरकार के निर्देश पर नगर विकास एवं आवास विभाग ने इस संबंध में झारखंड राज्य आवास बोर्ड आवासीय भू संपदा का प्रबंधन एवं निस्तार संशोधन नियमावली 2025 को लागू कर दिया है। इसके तहत दिव्यांगों को आवंटन उनकी संबंधित श्रेणी यथा क, ख, ग एवं घ के लिए निर्धारित प्रतिशत का 5% क्षैतिज आरक्षण रहेगा। आवंटन की गणना में यदि इकाई की संख्या 1 से कम रहने पर भी 1 इकाई आवंटित की जाएगी। यदि गणना में इकाइयों की संख्या प्रतिशत में अथवा अपूर्ण संख्या में आए तो ऐसी स्थिति में संख्या की गणना की जाएगी। इसके उपरांत शेष बचे इकाइयों को उस श्रेणी के व्यक्तियों के बीच आवंटित किया जाएगा। नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने इस संबंध में स्पष्ट किया है कि दिव्यांग उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उस श्रेणी के लिए निर्धारित प्रतिशत यथावत बना रहेगा। झारखंड में 8,24,000 राशन कार्ड पर मंडरा रहा विलोपन का खतरा। भोजन का अधिकार अभियान ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। झारखंड में जन वितरण प्रणाली PDS के तहत लाखों जरूरतमंदों का राशन से जुड़ाव खतरे में पड़ चुका है। राज्य के 8,24,000 राशन कार्ड ऐसे हैं जिनमें एक भी सदस्य का eKYC अब तक नहीं हो पाया है। वहीं कुल 74,06,000 लाभुकों का eKYC लंबित है। इस स्थिति से चिंतित होकर भोजन का अधिकार अभियान ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर राशन कार्ड विलोपन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। eKYC प्रक्रिया को लेकर सामने आ रही प्रमुख समस्याओं में वृद्धों और दिव्यांगों के फिंगरप्रिंट का सत्यापन न हो पाना है, खराब ePOS मशीनें, कमजोर इंटरनेट कनेक्टिविटी, बच्चों के पास बाल आधार होना और मेरा eKYC ऐप की विफलता शामिल है। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में 2G नेटवर्क व तकनीकी संसाधनों की कमी से स्थिति और भी जटिल हो गई है। इस कारण कई जरूरतमंद व सुदूर इलाकों के लाभुक समय पर eKYC नहीं करा सकते हैं। भोजन का अधिकार अभियान ने सरकार को आगाह किया कि यदि इन राशन कार्डों का विलोपन हुआ तो लाखों गरीब, वृद्ध, दिव्यांग, बच्चे और आदिवासी समुदाय भूख और कुपोषण की चपेट में आ सकते हैं। विशेषकर आदिम जनजाति परिवारों को बिना सत्यापन के भी सुरक्षित रखने की मांग की गई है। कृषि मंत्री ने भूमि संरक्षण और लाह केंद्र का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए कई निर्देश। झारखंड सरकार में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने भूमि संरक्षण कार्यालय रांची का औचक निरीक्षण किया। कार्यालय में कर्मचारियों और अधिकारियों की उपस्थिति, कार्य संस्कृति, योजनाओं से संबंधित कार्य प्रगति रिपोर्ट की
जानकारी ली। भूमि संरक्षण विभाग के अंतर्गत डीप बोरिंग, परकोलेशन टैंक और तालाब के जीर्णोद्धार से संबंधित विधायकों के अनुशंसा पत्र को भी मंत्री ने देखा। मंत्री ने अधिकारियों को ट्रैक्टर और पंप सेट वितरण की प्रक्रिया को सरल बनाते हेतु सरकारी अनुदान पर लाभुकों को ज्यादा से ज्यादा लाभ देने का निर्देश दिया है। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने विधायकों के द्वारा अनुशंसित योजना का अधिकारियों का स्तर सुस्ती से नाराज दिखी। इस मौके पर उन्होंने विभाग के अधीन संचालित योजनाओं को गति प्रदान करने के लिए समय सीमा का निर्धारण करते हुए टास्क दिया है। विधायकों के द्वारा अनुशंसा पत्र का योजनावार कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया। औचक निरीक्षण के दौरान मंत्री ने विभाग के जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर को अगस्त माह के अंत तक योजना स्थल निरीक्षण का कार्य हर हाल में पूरा करने का आदेश दिया है, जिसे सितंबर माह में योजना से संबंधित सूची तैयार कर उपायुक्त के समक्ष अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। मंत्री ने कहा कि अक्टूबर माह में काम की शुरुआत हो जानी चाहिए। योजना को समय सीमा के अंदर शुरू करने को लेकर भूमि संरक्षण विभाग के द्वारा राज्य भर के सभी जिलों को भी इससे संबंधित निर्देश जारी किया जाएगा। कोडरमा स्टेशन पर 2 मानव तस्कर गिरफ्तार, 9 नाबालिग समेत 14 को आरपीएफ ने बचाया। होटलों में काम दिलाने का दिया था झांसा। कोडरमा आरपीएफ ने चाइल्ड ट्रैफिकिंग के एक मामले का खुलासा करते हुए 9 नाबालिग और 5 युवाओं को मानव तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया। इन मामले में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जिनकी पहचान उमेश मुसहर और संतोष मुसहर के रूप में की गई है। रेस्क्यू किए गए सभी बच्चे और युवक गावा थाना क्षेत्र के पांडेडीव गांव के रहने वाले हैं। जानकारी के अनुसार तस्कर इन बच्चों और युवाओं को दिल्ली ले जाकर होटलों में काम दिलाने का झांसा दे रहे थे। नाबालिग बच्चों की उम्र 12 से 15 वर्ष और युवाओं की उम्र 18 से 19 वर्ष के बीच है। तस्करों ने नाबालिग बच्चों के फर्जी आधार कार्ड बनवाए थे, जिनमें उम्र अधिक दर्शाई गई थी। आरपीएफ प्रभारी दीपक कुमार ने बताया कि सभी को पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से दिल्ली ले जाने की योजना थी और उनके टिकट भी बन चुके थे। कोडरमा स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर निगरानी के दौरान सभी को संदिग्ध स्थिति में देख आरपीएफ टीम ने पूछताछ की, जिसमें मामला सामने आया। फुट ओवर ब्रिज के पास 14 नाबालिग बच्चे 2 वयस्कों के साथ बैठे दिखे। पूछताछ में बच्चों ने बताया कि ये दोनों उन्हें दिल्ली के होटलों में काम करवाने ले जा रहे हैं। तस्करों ने बच्चों को वेतन के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी थी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि काम के हिसाब से पैसे मिलेंगे और जोखिम भरे काम का ज्यादा भुगतान होगा। तत्परता दिखाते हुए आरपीएफ ने सभी बच्चों और युवाओं को रेस्क्यू कर लिया और उन्हें तिलैया थाना की ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को सौंप दिया गया है। पुलिया के नीचे मिट्टी बही, पिलर झूल रहे हवा में। जामताड़ा प्रशासन ने बंद किया रास्ता। 4 पंचायतों की 2.5 लाख आबादी प्रभावित। जामताड़ा के दक्षिण बहाल जोरिया पर बना पुलिया गंभीर खतरे की स्थिति में पहुंच गया है। लगातार बारिश के कारण पुलिया के 4 पिलरों के नीचे की मिट्टी बह गई है। इससे यह पिलर अब हवा में झूल रहे हैं। स्थिति को देखते हुए विभाग और जिला प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से पुल से होकर 4 पहिया और भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। यह पुल चित्रा, सारठ एवं देवघर से संपर्क का एक महत्वपूर्ण मार्ग है, लेकिन अब आवागमन पूरी तरह बाधित हो चुका है। यात्री व वाहन चालकों को अब 15 से 20 किलोमीटर का लंबा चक्कर लगाकर पसोई बाईपास होते हुए नेशनल हाईवे और साहिबगंज के रास्ते से देवघर जाना पड़ रहा है। प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से पुल के दोनों ओर बैरियर लगाकर आवाजाही पूरी तरह बंद कर दिया है। साथ ही 24 घंटे निगरानी के लिए चौकीदार की नियुक्ति भी कर दी गई है, ताकि कोई भी भारी वाहन पुल पर न चढ़ सके। गुमला में ग्रामीणों का अनोखा विरोध, सड़क पर कीचड़ से तंग आकर रोपा धान, सड़क नहीं बनी तो आंदोलन की चेतावनी। झारखंड के गुमला के सिसई प्रखंड अंतर्गत बरगांव पंचायत के मकुंदा गांव में सड़क की जर्जर स्थिति को लेकर ग्रामीणों ने अनोखा विरोध दर्ज कराया है। बरसात में कीचड़ में तब्दील हो चुकी करीब 3.5 किलोमीटर लंबी कच्ची सड़क पर ग्रामीणों ने धान का बिचड़ा लगाकर धान की रोपनी कर दी। ग्रामीणों ने बताया कि बरगांव देवी मंडप से पनारी पहाड़ तक की सड़क बरसात में चलने लायक नहीं रह जाती है। कीचड़ के कारण बच्चों का स्कूल जाना बंद हो गया है। बीमारों को खटिया पर ढोकर पक्की सड़क तक लाना पड़ता है। स्थानीय ग्रामीणों ने बैठकर चेतावनी दी है कि यदि जल्द सड़क निर्माण कार्य नहीं शुरू हुआ तो NHAI सड़क को जाम कर आंदोलन किया जाएगा। इस विरोध को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ के गुमला जिला अध्यक्ष जवाहिर जायसवाल ने इसे मानवाधिकार का उल्लंघन बताया और कहा कि पानी, सड़क, बिजली, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं हर नागरिक का अधिकार है। वहीं पंचायत की मुखिया सुनीता कुमारी ने कहा कि इतनी लंबी सड़क का निर्माण पंचायत स्तर पर संभव नहीं है। कई बार प्रखंड व जिला प्रशासन को आवेदन दिया गया, लेकिन कोई पहल नहीं हो पाई है। निजी अस्पताल में नहीं मिल रहा आयुष्मान योजना का लाभ, सदर अस्पताल के वार्ड में कार्ड बना रहे हैं ऑपरेटर। खुंटी में आयुष्मान भारत योजना के तहत हेल्थ कार्ड बनवाने में खुंटी जिला झारखंड में दूसरे नंबर पर है। आयुष्मान हेल्थ कार्ड बनाने के मामले में पहले स्थान पर राजधानी रांची है। खुंटी जिला में 4,79,605 लाभुकों में से अब तक 2,82,864 लोगों ने हेल्थ कार्ड बनवा लिया है।
यह कुल लक्ष्य का 60% है। इसके बावजूद लाभुकों को योजना का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। खूंटी सदर अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना के तहत एक ऑपरेटर मरीजों के पास जाकर उनका तत्काल कार्ड बनवा रहा है। इसके बाद बने कार्ड के अनुसार मरीज का इलाज किया जा रहा है। ऑपरेटर दुर्गा ने बताया कि अधिकतर मरीज बिना किसी कागजात के अस्पताल पहुंचते हैं, जिसके कारण मरीजों को आयुष्मान कार्ड का लाभ नहीं मिल पाता है। खूंटी में सदर अस्पताल के अलावा सिर्फ एक निजी अस्पताल है जहां आयुष्मान कार्ड से इलाज हो रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभुकों को इलाज में 5 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है। कार्ड धारक किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में पैकेज के अनुसार निःशुल्क इलाज करवा सकते हैं, लेकिन खूंटी के निजी अस्पताल संचालक योजना में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। इससे गरीब और जरूरतमंद ग्रामीण मरीज इलाज से वंचित हो रहे हैं। जमताड़ा में पुलिस ने ट्रेन में युवक को अवैध शराब के साथ किया गिरफ्तार। जमताड़ा के चितरंजन स्टेशन पर तैनात पुलिस ने एक व्यक्ति को अवैध रूप से शराब ले जाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। एसआई अशोक कुमार की देखरेख में ओपी चितरंजन के पुलिस कर्मियों ने चेकिंग के दौरान ट्रेन संख्या 18183 के एक डिब्बे से 11 बोतल रॉयल स्टैग विस्की जब्त की है, जिसकी कुल कीमत 8,580 रुपए थी। यह घटना चितरंजन स्टेशन के पार्किंग नंबर 3 पर हुई। एएसआई पलाश कुमार मोदक और ड्यूटी पर तैनात स्टाफ ने ट्रेन में चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को संदिग्ध अवस्था में पाया। व्यक्ति ट्रेन के कोच संख्या D5 के बाथरूम के पास खड़ा था और उसके पास एक काला बैग था। जांच करने पर बैग में 750 मिलीलीटर की 11 बोतल रॉयल स्टैग विस्की पाई गई है, जिसकी कीमत 780 रुपये प्रति बोतल थी। जब्त की गई शराब की कुल मात्रा 8,250 लीटर थी। पूछताछ के दौरान व्यक्ति ने अपनी पहचान बिहार के समस्तीपुर के राजन कुमार के रूप में बताई है। उसने बताया कि वह आसनसोल स्टेशन से ट्रेन में चढ़ा था और पटना जा रहा था। हालांकि वह शराब ले जाने के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका और न ही कोई कानूनी दस्तावेज प्रस्तुत कर सका है। समस्तीपुर के युवक का गिरिडीह में मिला शव। भाई ने जमीन कारोबार के विवाद में हत्या का लगाया आरोप। 16 जुलाई को मिली थी लाश। गिरिडीह में 16 जुलाई को बराकर नदी स्थित सोनबाद में घाट में मिले शव की पहचान पुलिस ने बिहार के समस्तीपुर निवासी राजीव कुमार राय के रूप में की है। राजीव उजियारपुर थाना इलाके के चपता गांव का रहने वाला था। मृतक के छोटे भाई ने जमीन कारोबार के विवाद में हत्या का आरोप लगाया है। राजीव का शव ताराटांड थाना क्षेत्र के बराकर नदी स्थित सोनबाद घाट में मिला था। गुरुवार को पोस्टमार्टम कराकर पुलिस ने शव को परिजनों को सौंप दिया है। ताराटांड थाना पहुंचकर मृतक के छोटे भाई नवीन कुमार राय ने कटिहार के रहने वाले संतोष मिश्रा, प्रकाश मिश्रा और चंदन कुमार पर हत्या कर शव को नदी में फेंकने का आरोप लगाया है। नवीन कुमार का आरोप है कि उसके भाई की हत्या जमीन कारोबार को लेकर की गई है। 6 लोगों ने मिलकर साजिश रची थी। हत्या के बाद शव को छिपाने के लिए बराकर नदी में फेंक दिया था। सरायकेला में RKFL के पुराने मजदूरों का विरोध, नौकरी या सेटलमेंट की मांग, कंपनी नई मशीनों का दे रही हवाला। आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित GMT ऑटो लिमिटेड के पुराने मजदूरों ने शुक्रवार को कंपनी के मुख्य गेट पर प्रदर्शन किया। GMT ऑटो लिमिटेड का अधिग्रहण रामाकृष्ण फोर्जिंग्स लिमिटेड ने कर लिया है। मजदूरों का कहना है कि कंपनी ने उत्पादन शुरू कर दिया है, लेकिन उन्हें काम पर नहीं बुलाया जा रहा। मजदूरों की मांग है या तो उन्हें नौकरी पर वापस लिया जाए या फाइनल सेटलमेंट की राशि का भुगतान किया जाए। NCLT के आदेश के अनुसार RKFL को अधिग्रहण के समय पुराने श्रमिकों का पुनर्नियोजन या फाइनल सेटलमेंट करना था। GMT ऑटो लिमिटेड आर्थिक संकट के कारण बंद हो गई थी, जिसके बाद RKFL ने इसका अधिग्रहण किया था। कंपनी प्रबंधन का कहना है कि नई मशीनें लगने के बाद ही पुराने कर्मचारियों की बहाली होगी। मजदूरों का आरोप है कि कंपनी मंदी का बहाना बनाकर उन्हें टाल रही है। मजदूर इस तर्क को मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि कंपनी में उत्पादन पहले ही शुरू कर दिया गया है। पलामू में दुकानदार की सड़क हादसे में मौत। दुकान बंद कर घर लौट रहे युवक को बाइक ने मारी टक्कर, अस्पताल में तोड़ा दम। पलामू के पाटन थाना क्षेत्र के किशनपुर गांव में एक दुकानदार की सड़क हादसे में मौत हो गई। मृतक की पहचान रजहरा गांव निवासी 28 वर्षीय मोहम्मद गुलाम वारिस के रूप में की गई है। वारिस किशनपुर में श्रृंगार स्टोर चलाता था। गुरुवार की रात को दुकान बंद करने के बाद वह एक ठेले के पास खड़ा था। इसी दौरान एक तेज रफ्तार बाइक ने पीछे से उसे टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर घायल हो गया। स्थानीय लोगों और परिजनों ने तुरंत उसे मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।